हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां आपको मिलते हैं पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। हमने शुरू किया था एक पार्ट जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्या है भाई? हमारी 12वीं कक्षा का भौतिकी का पहला पार्ट है जिससे बड़े बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सच में इसमें से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आज हम वही करने वाले बेटा। हम पढ़ेंगे विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में, मतलब कि पिछले वर्षों में किन किन वर्षों में क्या क्या प्रश्न आए हैं। साथ ही साथ जब प्रश्न देख रहा हूं तो हो सकता है कि इसी प्रश्न का उत्तर तो मैं ना बताऊं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, पर कोशिश यही करूंगा कि हर एक प्रश्न के उत्तर का थोड़ा बहुत डिस्कशन चालू कर दूं। ठीक है, तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करता हूं मैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न जो आया था कब? 2013 में। और देखो, मैं कई बार कहता हूं कि हमें विगत वर्षों के प्रश्न को कई बार हल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 2013 का पेपर में आया हुआ प्रश्न है वही क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है। देखो कितनी मजेदार बात है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो अब प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बिंदु आवेश के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। बिंदु आवेश के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का आपको बताना है कि E अनुक्रमानुपाती होगी r के, या E अनुक्रमानुपाती होगी 1/r स्क्वायर के, या E अनुक्रमानुपाती होगी 1/r के, या फिर E अनुक्रमानुपाती होता है 1/r क्यूब के। अब ये प्रश्न का उत्तर केवल उस बच्चे से बनेगा जिसने ये फॉर्मूला देखा होगा कि E बराबर सर हमारे पास हुआ करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k, यदि मैं वायु की बात ना कर रहा हूं तब, और ये होता है क्यू बटे में आर स्क्वायर। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर आर मतलब कि दूरी के साथ क्या संबंध दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर दूरी के साथ हमें डायरेक्ट संबंध दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का, जो कि है ई अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यदि जिस बच्चे ने इस फॉर्मूले को ध्यान रखा होगा 2013 में और फिर 2018 में किसी बच्चों ने ध्यान रखा होगा, तो उसका ये क्वेश्चन एकदम सही होगा, इसका आंसर सही गया होगा, उसको 1 नंबर मिले होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया कब? 2020 में। 2020 में जो प्रश्न आया था वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। अब उसके पहले कि मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक चर्चा में लेकर आऊं, सबसे पहले मुझे ये बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ करता था। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल सी चीज है, ये हुआ करता था P बराबर क्या करना है, द्विध्रुव की लंबाई को ले लीजिए और उसमें से किसी भी एक आवेश को पकड़ के गुणा कर दीजिए। याद करो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कैसी राशि है? आप बोलेंगे सर ये तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है सर? ये तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने की वजह से इसकी जो दिशा होगी वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी, ऋण से धन आवेश की तरफ होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ये एक प्रकार की सदिश राशि है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है सर? हमसे तो मात्रक पूछा है। सदिश वदिश क्या करेंगे जानकर देखो। सदिश हो सकता है क्वेश्चन आ जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है, सत्य है, सत्य में, तो तुमको ये बन जाएगा। तुम्हारे पास अगला प्रश्न बन सकता है इसी प्रकार का कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा क्या होती है? आप बताओगे ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, चलो पर अपन आते हैं इसके ऐसे ही मात्रक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि ये जो है 2a क्या एक प्रकार से दूरी, द्विध्रुव की दूरी किसमें ली जाएगी सर? द्विध्रुव की दूरी ली जाती है मीटर में। ठीक है, और जो Q है, Q क्या है? आवेश। आवेश मतलब कि कूलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कूलम, तो ये हो जाता है सर कूलम इंटू में मीटर। क्या हो जाता है? कूलम गुणित में मीटर। तो ऑप्शन ए है कूलम बटे मीटर, ऑप्शन बी है कूलम बटे मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है कूलम गुणित मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है कूलम इंटू में मीटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम गुणित में मीटर। ठीक है, देखो बेटा सिंपल से कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले यदि तुम्हें याद है तो तुम आसानी से क्या बना पाओगे? विमीय सूत्र बना पाओगे, साथ ही साथ ऐसे ही मात्रक बना पाओगे। बस फॉर्मूला याद रखना है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है भैया हमारे को 2015 में और सीधे 10 साल के बाद रिपीट हुआ है 2025 में। देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान के चलो विगत वर्षों के प्रश्न लगाना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पेपर दे रहे हो कम से कम पिछले 5 से 7 साल के पेपर आपको लगा ही लेने चाहिए, रट डालने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो क्वेश्चन क्या है? वायु का परावैद्युतांक है, तो बताओ वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? 1, 0, अनंत या 8.85 गुणित में 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन की घात -1 और मीटर की घात -2। वैसे तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, m छोटा होना चाहिए। चल छोड़ते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा वायु का परावैद्युतांक है। अब अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें सर एक फॉर्मूला याद है
एफ मतलब कि बल का। यदि मैं बल की बात कर रहा हूं, किसी माध्यम में बल की बात कर रहा हूं, तो वो फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाता है सर Q1 Q2 और बटे में आर स्क्वायर। अब यदि मैं इसकी बात ना करके मैं दूसरी चर्चा लेकर आ रहा हूं कि एफ माध्यम ना हो कि लिख दूं हवा या वायु में, ठीक है, वायु या निर्वात की, ये चूंकि अभी वायु पूछा गया तो वायु बस लिखते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पर के क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया है, आप समझदार होने चाहिए आपको। यहाँ पर के का मान कितना होता है, 1 होता है। किसके लिए, वायु के लिए। वायु के लिए के का मान कितना होता है सर, 1 होता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है सर, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, देखो 3 अभी तक मैंने आपको एमसीक्यू दिखा दिए हैं। एक एमसीक्यू 15-25 में आया है, ठीक है, 15 में और 25 में, ठीक है, एक 20 में आया और फिर 13 में और 18 में। देखो अभी 3 ही एमसीक्यू आए, 3 ही एमसीक्यू बताए, लेकिन वो 5 सालों में अलग अलग पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2017 में आया है, 2018 में आया और 2019 में भी आपको दिखेगा, ठीक है। पहला प्रश्न, एक कूलम आवेश से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक कूलम आवेश की सरफेस होगी कोई, वहां से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गिनती बताना है। अब याद करो, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गिनती क्या कहलाती थी, आप कहेंगे सर ये कहलाती थी विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती थी सर, ये कहलाती थी हमारे पास विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की चर्चा हो जाए भाई। विद्युत फ्लक्स यदि हम लिख रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस का नियम पढ़ा है ना, ये भी प्रश्न बन सकता है बेटा, ठीक है। तो गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित क्यू, क्या क्या कह लेना चाहिए अपने को, कुल आवेश, कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि ये लिखा। अब यहाँ पर अपने को क्या बोल दिया सर, यहाँ पर बोला हमसे 1 कूलम, 1 कूलम मतलब क्यू का मान कितना दे रखा है भैया, 1 कूलम। तो हमारा फाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 में क्यू का मान रख दिया 1 में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सर जी, पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा, हमारा आंसर हो गया सर जी फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुल फ्लक्स कितना है 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 में एप्सिलॉन नॉट। तो पहले का आंसर क्या हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। 2017 का प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर खालिस्तान कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये कैसे पता चलेगा, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूंगा, ठीक। चलिए अपन चर्चा कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए हम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, मूल आवेश भी कहते हैं। और मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणित में 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है आपको याद होना चाहिए। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ध्यान देना, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की और जब हम बात करेंगे प्रोटॉन की, तो दोनों के आवेश में क्या अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब -1.6 गुणित में 10 की घात -19 कूलम, प्रोटॉन मतलब प्लस का 1.6 गुणित में 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसलिए यहाँ पर मैं माइनस भी लगा देना उचित समझता हूँ, -1.6 गुणित में 10 की घात -19 कूलम। ये हमारे किसका आंसर आ गया, सेकंड का। कब आया था ये प्रश्न, 2018 में, और 2018 का प्रश्न आपसे बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा स्पेस और बनाना चाहूंगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर थर्ड को सॉल्व करते हैं और फिर हमारे रिक्त स्थान समाप्त हो जाएंगे। रिक्त स्थानों में थर्ड है आवेश का विमीय सूत्र। क्या तुम्हें आवेश का विमीय सूत्र याद है, आप कहोगे हाँ सर याद है, और जितनों को याद नहीं तो मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, इसको शॉर्ट कर दो, क्या हो जाएगा AT। तो AT यदि आप कर देते हो तो यही अपना आवेश का विमीय सूत्र है। अच्छा यदि नहीं बनाते आता हो किसी से तो बता देता हूं कैसे बनाना था, ठीक है, ध्यान देना। यदि मैं 10वीं कक्षा की बात करता हूं, अभी तो तीसरे पाठ तक पहुंचता भी नहीं, मैं कह रहा हूं 10वीं कक्षा की बात करता हूं, 10वीं कक्षा की बात करता हूं, तो विद्युत धारा क्या थी सर, विद्युत धारा क्या थी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते थे। क्या था, आवेश प्रवाह की दर, आवेश
प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते थे, या फिर सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आवेश बटे में समय अंतराल या समय। ठीक है, तो विद्युत धारा हमने लिखा I, आवेश हमने लिख दिया Q, और समय क्या हो गया T। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर I गुणित में T। बात समझ में आ रही, 10वीं कक्षा का बता रहा हूं, तीसरे पार्ट तक अभी नहीं पहुंचा। अच्छा, I क्या है, I मतलब कि धारा, धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर के हिसाब से A। अच्छा, A लिख देते हैं। और टाइम का, टेम का वैसे तो ऐसे ही मात्रक तो सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा T, AT। बोलो मेरा नाम क्या है, अभिषेक तिवारी। जब भी आपको आवेश का विमीय सूत्र याद रखना हो, आप अपने सर का नाम याद रखेंगे, आपके सर का नाम है अभिषेक तिवारी, इसे शॉर्ट करके क्या कर देंगे आप, AT कर देंगे। ठीक है, अब यदि यहां पर पूछा गया तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास M0 L0 T और A। बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया। तो इस प्रकार से 2019 में आया हुआ रिक्त स्थान भी आपसे बन चुका है। देखो आसान सी चीज है ना, ज्यादा टफ तो नहीं है ना, नहीं है सर। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थानों में क्या मैंने 2 बार रिक्त स्थान देखे, एक रिक्त स्थान ये देख लिए 17, 18, 19 के। अच्छा 20 और 25 के भी हैं। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान ऐसे पद्धति में खालिस्तान कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। खालिस्तान कूलाम प्रति किलोग्राम। अच्छा, विशिष्ट आवेश तो कभी देखा ही नहीं सर। जब विशिष्ट आवेश नहीं देखा तो इसमें क्यों रख रहे हैं, आइए समझते हैं। आइए समझाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, मिलीगन का तेल बूंद प्रयोग हुआ था, जो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कहानी हल्की फुल्की सुनाई होगी तो सुनाई होगी, पर इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ाया। पर जो कि प्रश्न आया है तो आओ समझाता हूं कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है। इलेक्ट्रॉन का क्या बोला भाई, आपसे पूछा सर इलेक्ट्रॉन का बताना है, विशिष्ट आवेश बताना है, और ऐसे ही पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम दे रखा है। अच्छा, कूलाम प्रति किलोग्राम से कुछ दिमाग लगा सकते हैं, हाँ सर लगाया जा सकता है। कूलाम प्रति किलोग्राम से मैं दिमाग लगाऊं तो ऊपर कूलाम है, कूलाम मतलब कि आवेश Q, और नीचे किलोग्राम, किलोग्राम मतलब कि द्रव्यमान M। बस हो गया, पहला सवाल इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दो, पहला जो अपना सवाल है, ये पहला सवाल क्या अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का ऐसे पद्धति में खालिस्तान मान पूछा गया है, खालिस्तान कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो विशिष्ट आवेश की बात कर रहे हैं ना, तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाएगा सर, बहुत सिंपल है, हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश Q को उसके द्रव्यमान M से भाग करना होगा। अब Q का मान कितना होता है, 1.6 गुणित में 10 की घात -19 कूलम, और M मतलब कि द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान 9.1 गुणित में 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, कूलाम प्रति किलोग्राम आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल करना होगा, -31 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा बेटा 16/91। अच्छा 16/91 क्यों हो गया, ध्यान दो, आसान है। पॉइंट के बाद एक नंबर था, पॉइंट के बाद एक नंबर था, दशमलव से दशमलव छोड़ दिया, 16/91 कर दिया। -31 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का 31 हो जाएगा। अब यदि मैं प्लस का 31 कर रहा हूं तो 31 में से 19 घटाना है, चलो 31 में से पहले 20 घटा दो, कितना हो जाएगा सर, 31 में से 10 गया तो 21, 10 और गया तो 11। अच्छा 20 घटा तो दिए, लेकिन यहाँ तो 19 घटाने थे, एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 16/91 गुणित में 10 की घात कितनी, 12। अपन ये देख रहे हैं 16 छोटा है, 91 बड़ा, नाइंसाफी हो गई ना, अनुचित भिन्न कहलाएगा। इस अनुचित भिन्न को मैं उचित भिन्न बनाना चाह रहा हूं, तो क्या करेंगे, एक 10 की घात 12 है, मतलब 10 के कितने जीरो है, 12 जीरो है ना। 10 गुणित 10 कितनी बार, 12 बार जाना है, एक 10 खींच लेते हैं अपन। एक 10 जब आप यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं, ये तो पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए स्पेस यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है, और अपने क्वेश्चन का स्पेस यहाँ पर फिर से लेकर आता हूँ, ठीक है ना, ये अपने क्वेश्चन का स्पेस है। ठीक, चलो वापस आ जाते हैं। मैं कह रहा इसको यहाँ पर ले लेते हैं ना, ये हो जाएगा सर 160 बटे में क्या 91, और गुणित में कितना हो जाएगा 10 की घात 11। भाग कर लीजिए 91 से 160 को, यदि मैं 91 से 160 को भाग करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 91 एकम 91, कितना बचा भाई, 10 में से 1 गया 9, 15 में से 9 गया 6, कितना बचा, 15 में से 9 गया 6। क्यों भाई, देखो एक इसने दिया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 5 था इससे 1 ले लिया 15 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, शून्य लग जाएगा। अब 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 नाम 63, कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, 53 बचा, दशमलव लगाए शून्य। अब इस बार किस बार जाएगा, 6 बार में, 6 एकम 6, 6 नारे 54, तो 6 बार में तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा और पीछे जाएगा, है ना। आप देख पा रहे हैं जब मैं 10 में से 7 घटाता हूं
एक मिनट, 10 में से 7 घटाता हूँ 3, 8 में से 3 घटाता हूँ 5, ठीक है, तो ये तो 53 ही आएगा, लेकिन 6 बार में तो ज्यादा जा रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि सर इतना नहीं करते ना, अपन कहते हैं कि ये आगे बढ़ेगा कुछ और राउंड ऑफ होके 1.76 गुणित में 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी आएगा। बात समझ में आ गई। यदि कोई ऐसा प्रश्न आपके पास आ जाता है जो आपसे नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसका ऐसा ही मात्रक देख लो, कूलाम प्रति किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन का है, बस आप यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद ना रहा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ये तो तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा। चलो, तो अपना आंसर क्या हो गया सर? हमारा आंसर हो गया 1.76 गुणित में 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलो 7-6 क्यों कर दिया? 6 बार में तुम कहोगे सर यहाँ नहीं जा रहा था, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यदि अपन उसको 5 बार में जा रहा था, फिर 5 के बाद अगर आगे बढ़ते तो राउंड ऑफ कर दिया 1.76 तक। यदि कई किताबें आप ऐसे देखो उसमें 1.77 भी लिखा हो सकता है, राउंड ऑफ यदि बहुत ज्यादा कर दिया हो तो। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं, सेकंड वाला। एक कूलम आवेश में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पूछा गया हमसे पूछा गया सर एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है कि क्यू का मान दिया है 1 कूलम, ठीक है, ई का मान हमें पता है 1.6 गुणित में 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। एन क्या हमसे पूछा गया है, चलिए निकाल डालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है सर हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? Q बटे में ई। Q कितना है हमारे पास? 1। ई कितना है? 1.6 गुणित में 10 की घात माइनस का 19। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 19, और ऊपर आ जाएगा 10 बटे में 16 गुणित में 10 की घात 19। अब ये सर 10 कहां से आ गए? देखो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो अपन ने क्या कर दिया? एक जीरो ऊपर लगा दिया, दशमलव हटा दिया। अच्छा देखो 10 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। 10 छोटा है, 16 बड़ा है, मतलब छोटे के सॉरी बड़े के नीचे छोटा है, नहीं छोटे के नीचे बड़ा बैठा हुआ है, जो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 10 के पास 19 जीरो है ना, एक खींच लेते हैं यहाँ पर। जब हम इसको यहाँ पर खींचने की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए ये अपना इस तरफ वाले पार्ट का प्रिपरेशन, ठीक। जब अपन यहाँ पर खींचेंगे इसे तो ये हो जाएगा बेटा 100 बटे में 16 गुणित में 10 की घात कितनी? 18। ये प्रश्न क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि जब पुराने वर्षों में ये प्रश्न आए हैं तो हो सकता है घुमा फिरा के ये प्रश्न किसी नए तरीके से पूछ लिए जाए। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पर जो अपने पास खालिस्तान में आया है वो डायरेक्ट आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ ले एमपी बोर्ड हमारा, कि बताओ एक कूलम आवेश में, बताओ कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी गणना करो। गणना करने के लिए बोल दिया एमपी बोर्ड ने, तो क्या करोगे? तब तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। आओ भाई ध्यान दो, 16 छिंग कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा सर दशमलव लगा 4 बचा सर दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 40 में से 32 गया, कितना बचा? 8। दशमलव पहले से लगा 80, 16 पंचे 80, तो 6.25 गुणित में 10 की घात 18। हमारा सही आंसर कितना है? एक कूलम आवेश में 6.25 गुणित में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो अब हम देखेंगे सत्य अथवा असत्य। आप ये देख पा रहे हैं 2020 का प्रश्न हमने हल कर लिया, 25 का प्रश्न हल कर लिया, साथ ही साथ 17, 18, 19, मतलब 17, 18, 19, फिर 20, फिर 25 का। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला है सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। दोनों क्वेश्चन बेटा सेम है, ध्यान देना। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, ठीक है। कब आया प्रश्न? 2024 में। उसी के जैसा सेम टू सेम प्रश्न आ गया, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोनों का कोटर का मतलब क्या हुआ? खालिस्तान। चालक के अंदर भी क्या होता है? खालिस्तान। तो इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो क्या है बेटा? ये सत्य है। क्या है? ये दोनों के दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे लिए सत्य हो जाएंगे। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो 2024 का प्रश्न 2025 में रिपीट हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखते हैं आप एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं या एक वाक्य में, वो तो डिपेंड करता है भाई कि प्रश्न क्या होगा। आओ देखते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? क्या तुम आप समझते हो कि मुझे इसे सॉल्व करवाना चाहिए, या फिर मैं लिख दूं 1.76 गुणित 10 की घात 11? लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 1 दशमलव, यहाँ पर इसका आंसर ही लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर भाषा में लिखूंगा उत्तर, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो उलर हो गया, ये तो उलर हो गया, ये हो गया उत्तर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.76 गुणित 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, मूल आवेश का मान कितना होता है? आपको याद होना चाहिए बेटा मूल आवेश का मान। मूल आवेश का मान होता है 1.66 गुणित में 10 की घात
माइनस का 19 कूलम। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का गणितीय रूप लिखिए। जब भी एक प्रश्न आया था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हमने यही तो क्वांटमीकरण का भी तो उपयोग किया था। तो यहाँ पे सही तरीके से लिखते हैं एक फॉर्मूला उत्तर के रूप में हम लिख रहे हैं फॉर्मूला Q बराबर NE। ठीक है, अगला प्रश्न आया, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। अभी ध्यान देना, इस प्रश्न पर जो 2024 में आया है, ठीक है, ध्यान दो, वो मिल गया। ठीक है, एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 2017 में एक प्रश्न आया। वही प्रश्न है कि एक कूलम आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के दे दिया 17 का क्वेश्चन 24 में। अब आप समझ रहे हो इसका आंसर तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा सर जी 1/में एप्सिलॉन नॉट। पर आप देख पा रहे हो प्रश्न वही है जो घुमा के यहाँ वहां फेर के इस कान को ना पकड़ के इस कान को पकड़ के, लेकिन घुमा के आपको दोबारा से दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ और अब हम देखेंगे थोड़े बड़े प्रश्न। ठीक है, अभी हमने क्या देखे, छोटे वाले 1-1 नंबर वाले देखे, अब हम प्रश्न देखेंगे बेटा 2 नंबर वाले। ठीक है, फिर 2 से 3, 3 से 4। तो हमारा प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। कब आया ये प्रश्न, 2021 में। और एक वो प्रश्न आया आपके सामने जो सच में आपको मजबूर करता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। ठीक है, कई प्रश्न हो सकता है कई बच्चों से छूट भी गए हो ये ऐसे वाले, ठीक है, पर आपसे बन जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यदि कहता हूं कि हमारे पास एक बढ़िया सा सुंदर सा प्रश्न है, ठीक है, और ये जो प्रश्न हमारा है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर है। ये हमने सुंदर सा प्यारा सा अपना प्रश्न बना लिया। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है हमारा ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बना ही लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये प्रश्न जो है हमारा, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, समांतर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर। आगे बढ़ते हैं। सर यदि प्रश्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर है तो यदि मैं कहूं इसका एक क्षेत्र सदिश, इसका क्षेत्र सदिश, याद है क्षेत्र सदिश क्या होता है, ये पृष्ठ हुआ, यहाँ पर पेन रख दो, जिस तरफ न होगा वो क्षेत्र सदिश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां जा रही, क्षेत्र सदिश यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर, वहां, क्षेत्र सदिश कहां पर, यहां। दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का, तुम कहोगे सर 90 डिग्री का, क्या 90 डिग्री का। आइए भाई, तो हम लिखते हैं कि चूंकि, या कह लीजिए विद्युत क्षेत्र समांतर पृष्ठ से, ठीक है, हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, अतः विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, अतः विद्युत क्षेत्र जो होगा क्षेत्र सदिश के अभिलंबवत होगा। क्या होगा, अभिलंबवत, या फिर कह लीजिए लंबवत होगा। ठीक है, लंबवत होने का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। किसके किसके, विद्युत क्षेत्र मतलब ई और क्षेत्रफल मतलब कि ए के बीच का। अब यदि मैं लिखूं विद्युत फ्लक्स, अब मैं क्या लिख दूं, अब यदि मैं निकालना चाहता हूं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, का फॉर्मूला पाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है सर हमारे पास, 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे ई ए कॉस 90। लेकिन इसके बाद कॉस 90 का मान सबको भी याद होना चाहिए, कॉस 90 का मान कितना होता है, हम लिखेंगे किंतु परंतु बंधु, कॉस 90 का मान तो हमें याद है कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 हुआ करता है। अब चूंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 हुआ करता है, हमारा ये जो फाई है बोले तो फ्लक्स है, फाई बराबर हो जाएगा ई ए गुणित में 0। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा सर, हमारा फ्लक्स मतलब कि फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने इस प्रकार से सिद्ध किया कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अरे ये प्रश्न कब आया, 21 में, ये प्रश्न कब आया, 22 में। देख पा रहे हो कितनी सिमिलरिटी है, एक प्रश्न जो 21 में आया वही प्रश्न हमें 22 में देखने के लिए मिल गया है। देख पा रहे हो, यदि दो प्रश्न हमें सेम टू सेम जस्ट पिछले साल, आप सोचो जिसने
जिसने पिछले साल का पेपर लगा लिया हो, ये वाला, जिसने ये प्रश्न लगा लिया हो, जिसने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया हो और अचानक से उसके एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाए, क्या करेगा वो? अरे गदगद हो जाएगा। ऐसा ऐड आता था एक, वैसे ही होगा। बेटा मन में लड्डू फूटा, एक लड्डू फूटा, फिर दूसरा लड्डू फूटा। एक लड्डू फूटा कि ये क्वेश्चन पहले देख चुका हूं, दूसरा लड्डू फूटा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कर भी चुका हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। इसको करवाऊं क्या? नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? तो मूल आवेश का मान बेटा आपको बता दिया जाए। मूल आवेश का मान होता है E बराबर 1.6 गुणित में 10 की घात माइनस का 19 कूलम। क्या होता है मूल आवेश का मान? 1.6 गुणित में 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो अच्छा, मूल आवेश क्या होता है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन पे पाए जाने वाले आवेश की परिमाण को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे 2023 का प्रश्न था। ठीक है, चलो अब छोटे मोटे प्रश्न हो गए। अब 3 और 4 नंबर की तरफ सीधे दौड़ लगाते हैं। 3 और 4 नंबर की तरफ कैसे दौड़ लगाएंगे भाई? हम देखेंगे 2023 में एक प्रश्न आया, गॉस नियम द्वारा कूलाम के स्थिर विद्युत व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए। क्या है? कूलाम गॉस का नियम यूज करना है और गॉस के नियम के उपयोग से स्थिर विद्युत व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित करना है। चलिए शुरू किया जाए। जी सर, शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी गॉस का नियम पूछा नहीं है तो बताते नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम बढ़िया से एक गोला बनाते हैं और सीधे क्या निकालेंगे? कूलाम का नियम। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? प्रश्न बहुत सिंपल सा है। प्रश्न ये है कि आपको क्या करना है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम था दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए, तो हम वही निगमित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मान लो भाई, इसका केंद्र ये है हमारे पास और इसके केंद्र पर आवेश जो है वो है Q हमारे पास। ठीक है, और इस केंद्र से इसकी ये जो दूरी है परिधि तक की, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या R। ठीक है, अब केंद्र से एक क्षेत्र सदिश लेकर जाइए। केंद्र से क्षेत्र सदिश न लेकर मैं डायरेक्ट कहूंगा, यदि धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और किस प्रकार से जाती है? एकदम लंबवत जाएंगी पृष्ठ के। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया भाई हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला ना कह के हमें इसे कहना चाहिए, ये हमारे पास हो गया सदिश किसका? विद्युत क्षेत्र E का। ठीक ना, चलो तो ये E सदिश हो गया। अब यदि मैं कहूं कि भाई मुझे फ्लक्स निकालना है, क्या है? गॉस का प्रमेय उपयोग कर रहे हैं ना। आपको याद है ना, गॉस प्रमेय उपयोग करते थे कैसे? कूलाम के नियम का निगमन करने के लिए 2 बार फ्लक्स निकालते थे, दोनों को बराबर में रख लेते थे। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे? अब अपन लेंगे सर छोटा सा पृष्ठ। क्या लेंगे अपन? छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा ले लेंगे, पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से यदि मैं वैसे बनाऊं तो आइसक्रीम जैसे कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसक्रीम की तरह ये पूरा एक कोन बन जाएगा। अब यदि मैं इस पृष्ठ को बोलता हूँ ds, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं कह रहा हूँ ds, तो ds भी क्या बनाएगा? क्षेत्रफल सदिश देगा, लेकिन किस तरफ? अभिलंबवत। तो अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो जा रही है, क्षेत्र सदिश भी वो जा रहा है। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? कोई यदि बोलता है कि 180 तो लगाएंगे कान नीचे। समझदारी से थोड़ा काम करो भाई। ये अपने पास क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ऐसा होता क्षेत्र सदिश तो कितना? 180। ऐसा होता तो 90। ये तो उसी दिशा में जा रहा है, तो कितने डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, चलो तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाता है हमारे पास? 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया? थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। क्या कोई तकलीफ वाली बात? नहीं सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, चल तो ये हो चुका अपने पास। अब अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। गॉस नियम से कूलाम के स्थिर विद्युत व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कर रहे हैं। एक आवेश हमारे पास यहाँ पर Q है, दूसरा यदि यहाँ पर Q नॉट होगा तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? चलो बल का फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर Q रख रहा हूँ और यहाँ पर एक आवेश, एक दूसरा आवेश कहता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा आवेश कितना हो जाए? Q नॉट हो जाए, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कितना आ जाएगा? फॉर्मूला आएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और Q1 की जगह पे Q और Q2 जगह पे Q नॉट बटे में R स्क्वायर। अच्छा, गॉस प्रमेय जब अपन लिखते तो निर्वात की बात कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए, लाके बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं अल्प पृष्ठ। ठीक है, अल्प जो अपना विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा उसकी गणना कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला
अल्प फ्लक्स, क्या अल्प, बहुत कम वाला फ्लक्स। यदि बहुत कम फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं डी फाई लिखूंगा, फाई फ्लक्स के लिए होता है, डी फाई कम फ्लक्स के लिए होता है, बराबर क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, हम लिखेंगे डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट में डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई डॉट में डी एस। ठीक है, अब ये तो अल्प फ्लक्स की बात की थी ना, अब यदि मैं कुल फ्लक्स की बात करूं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल है, तुम बता दोगे वही चीज जो अभी बता रहे थे, ध्यान देना। यदि मैं कुल फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या, अल्प फ्लक्स के लिए डी फाई लिखा था, कुल फ्लक्स के लिए मुझे फाई चाहिए। अब जब मुझे फाई चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, बहुत सिंपल सा काम करूंगा, और वो काम ये होगा कि मैं इसका कर दूंगा समाकलन दोनों पक्षों में, ध्यान देना। ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई डॉट में क्या आ जाएगा, डीएस। अच्छा, समाकलन डी फाई क्या देगा आपको, कुल फ्लक्स दे देगा, और यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर आ जाएगी, समाकलन किसका हो जाएगा बेटा, डीएस का। अच्छा, समाकलन डीएस क्या होगा, ये जो डीएस है छोटा सा क्षेत्रफल, यदि मैं पूरा क्षेत्रफल बोलूं तो यदि कोई कहता है पूरा क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर आएगा, तो डांट खाने का काम कर रहा है। क्यों, मैं कह रहा हूं बेटा ये गोला इमेजिन किया, केवल वृत्त नहीं, पूरा गोला इमेजिन किया, एक प्लास्टिक की बॉल है जिसके केंद्र पर एक क्यू आवेश है। ठीक है, चलो, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि किंतु परंतु बंधु करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं किंतु इंटीग्रेशन डीएस जो होगा हमारे पास वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये होता क्या है, ये होता है सर गोले का क्षेत्रफल, क्या होगा ये, गोले का क्षेत्रफल। तो चलो, यदि ये आ चुका है तो अपन आगे बढ़ते हैं इस स्टेप में। ये हो जाएगा सर फाई बराबर ई गुणित में 4 पाई आर स्क्वायर, इसके आगे सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, समीकरण एक बनाकर छोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं, हमें तो कुछ और चीजें भी मालूम है भाई इस सब के बारे में, हमें तो ये भी मालूम है कि गॉस ने कुछ और बोला था, ठीक है, किंतु गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार यदि मैं गॉस प्रमेय को ध्यान में रखता हूं तो गॉस प्रमेय मुझे कहता है कि अरे फ्लक्स में यहां वहां थोड़ी जाना था, फ्लक्स निकालने का इतना प्रपंच नहीं करना होता, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जितना आवेश है फाई बराबर क्यू को एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दीजिए। उन्होंने बोला फ्लक्स ये आता है, अपन ने बोला फ्लक्स ये आता है, क्या ये गलत है, नहीं, क्या ये गलत है, नहीं, क्या दोनों ही फ्लक्स है, हाँ, क्या दोनों ही जुड़वा भाई है, हाँ। यदि मैं कहूं कि बायां पक्ष यदि बराबर है, ये भी फाई है ये भी फाई है, तो क्या तुम कह दोगे कि दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तुम कहोगे हाँ सर, समझ में आ गया। तो दायां पक्ष क्या बेटा, ये और ये, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर में लिख देंगे। हम कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के उपयोग से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों ही फ्लक्स को बराबर कर देना चाहिए। लिख रहा हूं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कहते हैं कि ई गुणित में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा सर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चल 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे गुणित हो रहा है, वहां पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, भाग, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई, 4 पाई यहाँ गया, एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर लेते हैं, और गुणित में क्या आ जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर। यदि किसी के मन में ये आ रहा है कि अभी सॉल्व हो चुका है, तो बेटा डांट खाने का काम कर रहे हो, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें कूलाम के नियम का निगमन करना था। जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणित में क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अपन ने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो केंद्र क्यू से आर दूरी है पर यहां पर होगी, पर मानते हैं कि यदि माना वृत्त की परिधि पर स्थित एक क्यू नॉट आवेश है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, तब वृत्त लिख रहे हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, वृत्त की परिधि पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, आओ समझा देता हूं। ये हो जाएगा सर हमारे पास
F बराबर Q गुणित में E, असल में Q नॉट गुणित में E। तो यदि मैं Q नॉट गुणित में E करना चाहता हूं तो इस पूरे में क्या कर दूं, Q नॉट का गुणा कर दूं। यदि मैं इस पूरे में Q नॉट का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q गुणित में Q नॉट और बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्या वही आ गया? जी हाँ सर, वही आ गया। तो हम कहेंगे यही हमारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। लिख देते हैं यही। अब कूलाम के, या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कूलाम का नियम है। कम स्पेस था इसलिए यहां निपटा दिया। आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा। बताइए क्या कोई परेशानी है? नहीं सर। तो 2023 के बच्चों को जब ये प्रश्न दिखा होगा तो उन्होंने सॉल्व कर डाला होगा, लेकिन बनेगा उसी से जो पहाड़ तोड़ने वाली पढ़ाई करेगा। यदि आपने पहाड़ तोड़ने वाली पढ़ाई नहीं की ना, सुबह 1-8 घंटा पढ़ लिया, रात को अरे 6-6 घंटे 8-8 घंटे दो ना। 12वीं में हो ना, 12वीं में हो, पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो जब तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो फिर क्या है भाई ये टालम टोल कि कल पढ़ूंगा, जब पेपर आएंगे तब पढ़ूंगा? नहीं। जो अच्छा रिजल्ट आना चाहता है वो अच्छे रिजल्ट आने के लिए दिन रात एक करके पढ़ता है, और 12वीं अच्छे तरीके से रिजल्ट बना लेते हो तो तुमको बता दूं 12वीं का रिजल्ट ही पूछा जाता है। रिश्तेदार पूछेंगे क्यों, कल रिजल्ट आया ना, कितने % बने हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, चलो तो व्यंजक स्थापित करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर। क्या था? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आओ समझाता हूं। कब आया सर? 2025 में सवाल आया था, क्या पता 2026 में रिपीट कर दें ये लोग। ठीक ना, ध्यान देना। हम सबसे पहले बना लेते हैं एक बढ़िया सा सुंदर सा धनात्मक आवेश, ठीक है, और एक सुंदर सा ऋणात्मक आवेश। अब आप कहेंगे सर एक तरफ धनात्मक, इस कलर को मैं स्वयं पसंद नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुमसे क्यों उम्मीद करूं। ध्यान देना, यहां पर बनाता हूं -Q, यहां पर बना रहा हूं अपन +Q। ठीक है, प्लस का Q, इसका सेंटर है हमारे पास O। अब यदि मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा कहानी को आगे ले जाया जाए तो लाया जाए, बिल्कुल लाया जा सकता है। इसके केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या है? इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है ना। केंद्र ये हो गया, केंद्र से R दूरी पर, यहां पर इसी के अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब यदि मैं उस बिंदु P की बात कर रहा हूं तो उस बिंदु P पर क्या चाहिए हमको? उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पूरे की लंबाई कितनी है सर? इस पूरे की लंबाई कितनी है? 2a है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये केंद्र से इसकी दूरी कितनी है सर? इसकी दूरी हमारे पास r है। ठीक, तो यदि मैं पूछूं कि ये इतना सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि मैं इनका नाम भी देना चाहूं तो इनका नाम दे देता हूं। ठीक है, इनका नाम, एक का सोनू, एक का नाम मोनू, नहीं ऐसा नहीं, इसका नाम A और इसका नाम क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं ये दूरी क्या हो जाएगी सर? R में से A घटाने पर आएगी, R-A, और ये दूरी क्या हो जाएगी सर? R में +A करने पर आएगी तो R+A। ठीक है, ये छोटा सा चित्र बनाया है क्योंकि पहले भी मैं समझा चुका हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं P/Q, तो ज्यादातर चीजें पहले पढ़ चुके तो जल्दी से निपटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A की वजह से और B की वजह से निकालेंगे। ठीक है, चलो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A की वजह से, तो EA क्या आएगा हमारे पास सर? आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि माध्यम की बात करेंगे तो K आ जाएगा सर, Q बटे में, चूंकि A है तो A से P तक का स्क्वायर, AP स्क्वायर, जो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बटे में AP, A से P तक की दूरी क्या है सर? A से P तक की दूरी है R-A। जब R-A दूरी है तो हम लिखते हैं R-A का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि मैं EB की बात करूं तो B पर कैसे निकाला जाएगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्या हो जाएगा? Q बटे में BP की पावर 2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा सर Q बटे में R+A की घात 2। जो जितना नीचे बड़ा डिनोमिनेटर लेकर चलेगा, डिनोमिनेटर काहे बोले भाई, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अंश और हर समझेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जिसके हर में बड़ी संख्या होगी तो कह लो व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? कम। यदि ये कम है, R- से मतलब कम वैल्यू ना, कम है तो ये क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा क्या है? EA, कम क्या है? EB। तो यदि मैं आप कहता हूं आपसे, यदि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो क्या करो भाई? EA में से EB को घटा देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है, या नेट तीव्रता की जब मैं बात कर रहा हूं तो नेट तीव्रता के टाइम पे मैं क्या करूंगा? E बराबर EA में से मैं घटा दूंगा EB को।
ठीक है, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। अच्छा, घटा क्यों रहे हैं सर जी? ध्यान दो, जो माइनस वाला उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ जा रही होंगी, प्लस वाली की वजह से इस तरफ जा रही होंगी, माइनस वाला यहाँ ले जा रहा है, प्लस वाला यहाँ ले जा रहा है ना, प्लस से तो निकलती है, तो बिंदु P पर प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ है। ठीक है, ये हमारा EA हो गया, जबकि जो माइनस वाला उसमें तो अंदर आती है ना, तो ये इस तरफ हो गया EB। अब ये दोनों विपरीत दिशा है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो E बराबर EA कितना है हमारे पास? सर EA है हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं अपन हिंदी माध्यम वाले। उभयनिष्ठ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसको बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर ले लिया गया है हमारे द्वारा, और ऊपर का क्यू भी बाहर ले लेते हैं। 1/, यहाँ क्या बचेगा? आर माइनस ए की घात 2, और यहाँ क्या बचेगा भाई? आर प्लस ए की घात 2। ठीक है, चलो ध्यान देना, ये हो जाएगा E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये यहाँ पर हम लेंगे लघुत्तम समवर्तक। क्या ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक लेते बनता है? बोलेंगे सर नहीं बनता है। नहीं बनता है तो अपन इनका गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आर प्लस ए गुणित में आर माइनस ए। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा सर, यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, एक और बार आएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या होगा? एक और बार आएंगे सर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो एक काम करते हैं ना, अपन आर प्लस ए और आर माइनस ए पर स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, चलो, लेकिन तुम ध्यान दो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, चलो, यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2r, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ra। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये वाला दोनों की घात 2 थी, सूत्र लगा दिया, यहाँ पे भी घात 2 थी, सूत्र लगा दिया, माइनस का अंदर गुणा हो तो जो प्लस वाले तो माइनस हो गए, माइनस वाला क्या हो गया? प्लस में आ गया। चलिए ध्यान देंगे आगे, जल्दी से जो खत्म हो रहा है उसे काटते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से क्या हो गया? ए स्क्वायर, 2r 2r 2 बार है तो उसको 2 बार लिखा जाएगा। ये हो जाएगा E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2 गुणित में 2r और a। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्यू को साथ में लिख दें 2a के। 2a क्या थे? द्विध्रुव की लंबाई, और क्यू था आवेश, तो द्विध्रुव की लंबाई गुणित में आवेश क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो जाएगा हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक हो गया। ठीक है, साथ में के माध्यम के हिसाब से लिख के चल रहे हैं अपन, साथ ही साथ में 2a और गुणित में q है, तो 2a और q साथ में लिखते हैं, गुणित में साइड में 2r लिखते हैं, और बटे में लिखते हैं अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। ठीक है, पर अब यहाँ पर अपने को मालूम है कि 2a गुणित में q है, द्विध्रुव की लंबाई गुणित में आवेश है, वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिखेंगे किंतु परंतु बंधु। हमें तो अच्छे से याद है कि 2a गुणित में q क्या हुआ करता है? p हुआ करता है, तो यहाँ पर हम p लिख देंगे इसकी जगह पर। ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और ये हो जाएगा 2pr बटे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा सूत्र बन चुका है। अब यदि मैं एक विशेष स्थिति की चर्चा करना चाहूं, मान लो कि जो आर बिंदु पर और ज्यादा दूर होता, बहुत ही ज्यादा दूर होता है पॉइंट पे, यदि आर बहुत ज्यादा दूर होता है, स्पेशल केस विशेष स्थिति की चर्चा कर रहा हूं, विशेष स्थिति, जब मैं कह रहा हूं विशेष स्थिति है, तो ये विशेष स्थिति में क्या है भाई? ये है हमारे पास, यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से, तो हम ए की घात 2 को नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, नगण्य मानने पर यदि आप ए की घात 2 को नगण्य मान लेते हैं, तो क्या कहानी होगी भाई? ए स्क्वायर को छोड़ दोगे, आर स्क्वायर की भी पावर 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2pr, और बटे में ए स्क्वायर तो छोड़ दिया, तो आर की घात कितनी हो गई सर? 4 हो गई। अब ध्यान दो, एक ऊपर आर है और नीचे आर की घात कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगा आर की घात 3। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाने वाला हमारे पास आर की घात 3। हमारा फाइनल फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा सर हमारे पास 2p बटे में आर की घात 3। ठीक है, ये अच्छी स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ चुका है। बताओ भाई, क्या कोई परेशानी वाली बात?
नहीं सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, गॉस प्रमेय लिखिए एवं इसके द्वारा कूलाम नियम के व्युत्क्रम का, कूलाम के नियम का नियमन करो। क्या ये कर चुके हैं? हाँ सर। कब आया ये प्रश्न? 2013 में। और कब आया? 2025 में। और इसके पहले हमने जब किया था तब कब आया? 23 में। सोचो, 13, 23, 25 कई बार आ चुका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ रहा हूँ। गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए 15 और 17 में। आप देख पा रहे हो कितना गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अब देखो, इसको मैं ज्यादा लंबा क्यों नहीं खींच रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक ना। ये बनाया अपन ने एक बढ़िया सा सर्कल, ठीक है। बना लिया सेंटर पे अपने क्या, एक आवेश Q, ठीक है। इससे दूरी कितनी है सर? R। यदि मैं इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बनाना चाहूं तो ये गई सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं एक क्षेत्रफल लेना चाहता हूं सर, क्षेत्रफल कहां पर आएगा? ध्यान दीजिए, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि इसको सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये हो जाएगा ds बाहर की तरफ, ठीक है। अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या होता है सर? E ds cos थीटा हुआ करता है, ठीक है। यदि मैं d फाई की बात कर रहा हूं तो यहाँ ds आया। यदि मैं फाई निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन इसका E डॉट ds cos किसका? 0 डिग्री का। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? E बार समाकलन हो रहा है ds का, ठीक है। E का मान कितना होता है सर? E का मान होता है 1/4 पाई r स्क्वायर Q बटे में r स्क्वायर, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। एप्सिलॉन नॉट आएगा। चलो सही करते हैं ना इसको। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q बटे में r स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर। अभी ध्यान देंगे कि 4 पाई से 4 पाई खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। हमारा जो आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो बच रहा है फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान दो, अब क्या है कि पढ़ा चुका हूं तो फिर स्पीड से निकालू ना, क्यों आराम से टाइम पास करो। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? अक्षीय स्थिति में करण लिखा है, कारण कर लीजिए इसको, करण को कारण कर लीजिए। कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। क्या अपन ने अभी अभी ये पूरा सॉल्व किया है? जी हाँ सर। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। कब आया? 2018 2025 में। और ये जब किया अपन ने तब क्या था? 2025। अच्छा, 18 और 25 दोनों बार आ चुका। देख पा रहे हैं कितने कॉमन प्रश्न हैं, कई बार रिपीट होते हैं। तो बार बार जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, उसे सुन लीजिए। एमपी बोर्ड में यदि आप अच्छा रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज और प्लीज और प्लीज विगत वर्षों के प्रश्न कर डालना, ठीक है। और जो दिक्कत है तो फिर मैं तो हूं ही, बात कर लेना। कई बच्चे बात करते हैं हमसे वैसे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बता चुका अभी सॉल्व कराया ना जस्ट, ठीक है। छोड़ते हैं 2019 का प्रश्न। अब 2020 में क्या आया? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, देख रहे हो कितनी बार ये प्रश्न आया है? 18 में, 25 में, 20 में। द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति अच्छे तरीके से मतलब तैयार करके जाना पड़ेगा। गॉस का प्रमेय उसके एप्लीकेशन तैयार करके जाने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभी अक्षीय आया था, अब आते हैं अपन निरक्षीय स्थिति पर। ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पर माइनस का Q आवेश लेते हैं, यहाँ पर प्लस का Q आवेश लेते हैं। इसके केंद्र से R दूरी पर ऊपर उठते जाते हैं। इस बिंदु P को अपन नाम देते हैं कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये चीज क्या कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। जल्दी से आओ भाई, चित्र बनाते, फोटो बनाते, आगे बढ़ते। ये जो विद्युत प्लस से निकलती विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी जाएंगी तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी ये बनेगा E1, और इसकी तरफ अंदर की तरफ आएगा। वैसे इसको जोड़ सकता हूँ, फिलहाल जोड़ सकता हूँ। इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। ये हो गया हमारे पास E2। यदि मैं इसको A और इसको B मान रहा हूँ तो इसको E1 और इसको E2 मान रहा हूँ। क्या इसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं? अरे सर बिल्कुल कर सकते हो। यदि ये थीटा है तो यहाँ पर ये जो होगा ये भी क्या होगा? थीटा। यदि मैं इसके दो कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ तो E2 का जहाँ थीटा होता है वो क्या हो जाता है सर? cos थीटा। ये हो गया E2 cos थीटा, ये हो गया सर E2 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार से यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक मिनट, दूसरे कलर का उपयोग करना चाहूंगा, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक होगा सर हमारे पास E1 sin थीटा और इस तरफ आ जाएगा सर हमारे पास E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा? sin थीटा वाले कैंसिल हो जाते हैं, cos थीटा वाले जुड़ जाते हैं। जब मैं नेट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा सर 2E1 cos थीटा। ये हो जाएगा 2 गुणित में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में AP की पावर 2। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है भैया हमारे पास? A, द्विध्रुव को आधा कर दिया, और फिर कर्ण क्या है? AP। तो ये हो जाएगा हमारे पास A बटे में क्या? AP। 2QA क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। द्विध्रुव आघूर्ण के हिसाब से P नीचे आ जाएगा AP घात
3। क्या हो जाएगा? AP की घात 3। यहाँ पे चाहो तो K लगा सकते हो परावैद्युतांक के हिसाब से, ठीक है, माध्यम के हिसाब से। अब ये जो AP है, AP क्या होता है? R² + A² की घात 1/2। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बटे में R² + A² की घात कितनी? 3/2। क्यों? ये जो आएगा ये रूट के अंदर आएगा R² + A², है ना, 1/2, उसकी पावर 3 है तो 3/2। स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? स्पेशल केस की यदि मैं बात करूं, यदि R बहुत ज्यादा बड़ा होगा A से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा P बटे में R की घात 3। बस आ गया, सिंपल है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं लेकर गया हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आ चुका है जो 2024 में आया था, एक आंकिक प्रश्न, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, दो बिंदु आवेशों 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश का नाम है QA, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का। इससे दूर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, किस पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और आवेश है जो है -2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अभी ध्यान देना, यदि मैं बात करूं प्लस वाली की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जा रही होंगी? ऐसे। माइनस वाली की भी तरफ से जा रही होंगी ऐसे, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई? जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि मैं बात करूं तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस में क्या हो जाएगा? E2, ठीक। अब E1 निकाला जाए, E1 क्या आएगा सर? K Q बटे में R²। यदि मैं कहूँ कि ये पूरी दूरी, यदि मैं कहूँ कि ये पूरी की पूरी दूरी 2R है और केंद्र पर निकालना है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? R, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी हमारे पास? R हो जाएगी। तो ये हो गया R²। वैसे उसका भी क्या आ जाएगा सर? KQ बटे में R²। अब 2 बार आ गया तो अपन लिखते हैं 2KQ बटे में R²। बस हो गया। अब अपन को क्या रखना है भाई? मान रखना है। शॉर्ट में जल्दी से निपटा रहा हूं इसे। ये हो जाएगा K का मान 9 गुणित में 10 की घात 9, Q का मान 2 माइक्रोकूलम है, 2 गुणित में 10 की घात -6, ठीक है। और R दूरी है, देखो ध्यान देना, 40 मत ले लेना, आधा आधा करना है। 40 का आधा कितना? 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा, तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणित में 10 की घात -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मान रख रहे हैं, जल्दी करेंगे। ये हो जाएगा E बराबर हमारा कितना? 2 गुणित में 9 गुणित 10 की घात 9, और गुणित में क्या आ जाएगा भाई? गुणित में हमारे पास आवेश है, आवेश कितना है? 2 गुणित 10 की घात -6, बटे में क्या आ जाएगा सर हमारे पास? R की घात 2, मतलब 2 गुणित 10 की घात -1, और उसकी भी घात कितनी? 2। तो ये हो जाएगा E बराबर 2 दूनी कितना? 4, गुणित में 9, गुणित में 10 की घात 9 में से 6 गया, कितना बचेगा सर? 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। नीचे आ रहा है भैया कितना हमारे पास? 2 का स्क्वायर कितना? 4, गुणित में 10 की घात कितनी? -2। -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2, और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। E बराबर आएगा 9 गुणित में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। क्या आ जाएगा? 9 गुणित में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ रहा है बेटा? यदि आपको ये समझ में आ गया तो इस प्रकार से हमने 2024-25 तक के जितने भी हमारे प्री IQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न आए थे, उनको हमने सॉल्व कर डाला है। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है, आपके ऊपर है, वो आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट बना पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।